नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की और वहाँ के बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, जिसे हम BIFFB कहते हैं। इस साल ही अपना 30वां साल मना रहा है। हाँ, 30 साल। ये एशिया के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है। बिल्कुल। और इस साल सिर्फ सालगिरह नहीं है, कुछ बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। एक खबर आई है जिसने सिने जगत में काफी हलचल मचा दी है। अच्छा, क्या खबर है? खबर जुड़ी है भारत से। हमारी जानी मानी एक्ट्रेस और फिल्म मेकर नंदिता दास, उनको 30वें BIFF की मेन कंपटीशन जूरी का मेंबर चुना गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। नंदिता दास। हाँ, और BIF यही नहीं रुक रहा। एक बिल्कुल नया कंपटीशन सेक्शन शुरू हुआ है और नए बुसान अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। नया सेक्शन, नए अवार्ड्स, मतलब कुछ बड़ा सोच रहे हैं वो लोग। वही तो सवाल यही है कि 30वें साल में BIFF किस तरफ जा रहा है, और ये जो नई जूरी है इसमें नंदिता दास के साथ और कौन-कौन है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पड़ताल करनी जरूरी है, क्योंकि देखिए BIF का 30वां साल सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अहम मोड़ जैसा लग रहा है। एशिया में इसका रुतबा तो है ही, पर ये नए सेक्शन और अवार्ड्स ये इशारा करते हैं कि फेस्टिवल अपनी पहचान को शायद और फैलाना चाहता है। हाँ, मतलब शायद थोड़ा और कंटेम्परेरी और फोकस एशिया पर। हाँ, समकालीन एशियाई सिनेमा को शायद एक नई नज़र से देखने की कोशिश। ये सिर्फ पुरानी राह पर चलना नहीं, बल्कि एक तरह से भविष्य बनाने की कोशिश है। और इस कोशिश के सेंटर में है ये जूरी, जिसका चुनाव, जैसा आपने कहा, बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और इस जूरी के हेड कौन है, अध्यक्ष? वो है दक्षिण कोरिया के ही काफी जाने माने डायरेक्टर ना होंगजिन। ना होंगजिन, हाँ, उनका नाम तो काफी सुना है। द चेजर, द वेलिंग, बहुत ही इंटेंस फिल्में बनाते हैं। हाँ, देखिए तो पता होगा। उन्हें तो नए दौर का मास्टर भी कहते हैं कई लोग। सही बात है। और आजकल वो अपनी अगली बड़ी फिल्म होप पे काम कर रहे हैं। सुना है उसमें माइकल फैसबेंडर और एलिशिया विकेंडर जैसे हॉलीवुड स्टार्स भी हैं, कोरियाई एक्टर्स के साथ। बाप रे, ये तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल के फिल्म मेकर को जूरी हेड बनाना, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत सोचा समझा कदम लगता है मुझे। ना होंगजिन का सिनेमा जो है वो अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। अक्सर उनकी कहानियां थोड़ी बेचैन करने वाली होती हैं, है ना? हाँ, वो सेफ नहीं खेलते। बिल्कुल। तो उनको जूरी का अध्यक्ष बनाना ये सीधा संकेत है कि BIF अपने नए कंपटीशन में ऐसी ही फिल्में चाहता है जिनमें साहसिक दृष्टिकोण हो, बोल्ड पर्सपेक्टिव्स, जो दर्शकों को थोड़ा हिला दें, सोचने पर मजबूर करें। अच्छा। फेस्टिवल के डायरेक्टर जेंग हानसेओक, उन्होंने कहा भी कि उन्हें ऐसे जूरी मेंबर चाहिए थे जिनकी पारखी नजर हो, साहसिक दृष्टिकोण हो और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो। पारखी नजर, साहसिक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। और ना होंगजिन इन तीनों पैमानों पर एकदम फिट बैठते हैं। तो उनका चयन सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। और इसी स्टेटमेंट को मुझे लगता है और वजन मिलता है नंदिता दास के होने से। बिल्कुल। भारत में तो हम उन्हें अर्थ, फायर, बवंडर जैसी फिल्मों से जानते ही हैं उनके अभिनय के लिए, लेकिन बतौर डायरेक्टर भी फिराक, मंटो और हाल की ज़्विगाटो, उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है। हाँ, बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर फिल्में बनाती हैं वो। और उन्हें पहले भी जूरी का अनुभव रहा है, कान फिल्म फेस्टिवल में भी शायद। जी हाँ, कान में भी वो जूरी मेंबर रह चुकी हैं। तो उनका इस जूरी में होना ये सिर्फ भारत के लिए गर्व की बात है, या इसका कोई बड़ा मतलब भी है फेस्टिवल के लिए? देखिए, गर्व की बात तो है ही, यकीनन है। भारतीय सिनेमा के लिए सम्मान है, लेकिन ये बिफ के बदलते नजरिए को भी दिखाता है। नंदिता दास सिर्फ एक फिल्मकार नहीं है, वो अपनी फिल्मों के जरिए एक आवाज उठाती हैं, अक्सर हाशिए पर पड़े लोगों की बात करती हैं, सिस्टम पर सवाल उठाती हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये उस साहसिक दृष्टिकोण का ही एक और पहलू है जिसे फेस्टिवल शायद ढूंढ रहा है। और उनका चयन ये भी दिखाता है कि बिफ अब सिर्फ कह लीजिए ईस्ट एशिया पर ही फोकस नहीं करना चाहता, बल्कि पूरे एशिया की जो अलग अलग महत्वपूर्ण आवाजें हैं उनको मंच देना चाहता है। ये फेस्टिवल के इंटरनेशनल दायरे को और बड़ा करने की कोशिश है। ये तो दिलचस्प बात है। मतलब जूरी चुनते वक्त सिर्फ स्टारडम नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक खास तरह की सिनेमाई सोच को भी अहमियत दी जा रही है। हाँ, ऐसा ही लगता है। और इस सोच वाले और भी नाम है इस जूरी में। चलिए बाकी सदस्यों पर भी नजर डालते हैं। एक नाम जो फौरन ध्यान खींचता है, हांगकांग के लेजेंड एक्टर टोनी ल्यूंग काफाए। ओहो, टोनी ल्यूंग काफाए, क्या बात है। हाँ, द लवर जैसी इंटरनेशनल फिल्म हो या फिर कोल्ड वॉर जैसी हांगकांग की ब्लॉकबस्टर, उनका रेंज तो कमाल का है। बिल्कुल।
टोनी लियोंग का फाइगर जूरी में होना अनुभव और स्टारडम का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। वो दशकों से एशियाई सिनेमा के सबसे सम्मानित चेहरों में से हैं। सही। और उनका जो इंटरनेशनल अनुभव है, खासकर यूरोपियन सिनेमा में भी उन्होंने काम किया है, वो जूरी की बातचीत को एक अलग गहराई दे सकता है। अभिनय की बारीकियों को शायद वो बहुत अच्छे से समझते होंगे। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और डायरेक्टर हैं ईरान से, मार्जिए मेशकिनी। इनका नाम शायद उतना कॉमन न हो यहाँ, लेकिन ईरानी न्यू वेव सिनेमा में इनका काम काफी अहम माना जाता है, खासकर उनकी पहली फिल्म द डे आई बिकेम अ वुमन। हाँ, मार्जिए मेशकिनी का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरानी सिनेमा अपनी एक अलग पहचान रखता है, अपनी सामाजिक टिप्पणियों के लिए जाना जाता है ना? जी हाँ। और एक महिला निर्देशक के तौर पर मेशकिनी का उस लहर में योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। उनका जूरी में होना न सिर्फ भौगोलिक विविधता लाता है, बल्कि सिनेमा के एक ऐसे स्कूल को रिप्रेजेंट करता है जो अक्सर कम साधनों में बड़ी दमदार कहानियां कहता है। ये फिर से वही साहसिक दृष्टिकोण वाली बात को मजबूत करता है। और आजकल जिनकी काफी चर्चा है वो कोरियन अमेरिकन डायरेक्टर कोगो नाडा, वो भी जूरी में है। हाँ, कोगो नाडा, कोलंबस, आफ्टर यांग और वो सीरीज पचिंको तो बहुत चली थी। बहुत चली थी। उनकी एक अलग ही थोड़ी शांत गहरी सी स्टाइल है, और अब तो वो मार्गोट रॉबी और कॉलिन फेरल के साथ ए बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जर्नी बना रहे हैं। अच्छा। हाँ। देखिए, कोगो नाडा का चयन ये दिखाता है कि फेस्टिवल कंटेम्प्रेरी सिनेमा की नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं। वो अपनी मिनिमलिस्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, आर्किटेक्चर का इस्तेमाल, किरदारों की अंदरूनी दुनिया, उनका नजरिया जरूर जूरी में एक ताजगी लाएगा। सही कहा। वो एक तरह से अमेरिकन इंडिपेंडेंट सिनेमा और कोरियन सेंसिबिलिटीज के बीच एक पुल जैसे हैं। ये दिखाता है कि फेस्टिवल सिर्फ बड़े स्थापित नामों को ही नहीं, बल्कि नई और प्रभावशाली आवाजों को भी जगह दे रहा है। बिल्कुल। अब थोड़ा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलें। इंडोनेशिया से एक प्रोड्यूसर हैं यूलिया एविना बारा। हाँ, यूलिया एविना बारा। उन्होंने सोलो, सॉलिट्यूड और द साइंस ऑफ फिक्शंस जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। अक्सर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में इनकी फिल्मों की तारीफ होती है। एक प्रोड्यूसर का जूरी में होना, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। अक्सर जूरी में डायरेक्टर्स और एक्टर्स ही हावी रहते हैं। एक प्रोड्यूसर का होना, और खासकर यूलिया एविना बारा जैसी प्रोड्यूसर जो साउथ ईस्ट एशियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर लाने में लगी हुई है, वो एक बिल्कुल अलग नजरिया जोड़ता है। कैसे? वो फिल्म बनाने की जो प्रैक्टिकल चुनौतियां होती हैं, कहानी को असल में पर्दे पर उतारने की प्रक्रिया, इंटरनेशनल मार्केट की समझ, ये सब बातें वो लाती हैं टेबल पर। उनका चयन दिखाता है कि बिफ सिर्फ आर्ट को नहीं, बल्कि सिनेमा बनाने और उसे दुनिया तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को अहमियत दे रहा है। अच्छा। और हाँ, ये इंडोनेशियाई और साउथ ईस्ट एशियन सिनेमा को भी एक बड़ी पहचान देता है। सही बात है। और आखिर में एक और बड़ा कोरियन नाम, एक्ट्रेस हान ह्यू जू। हाँ, हान ह्यू जू, वो तो काफी पॉपुलर है। हाँ, डोंगी, कोल्ड आइज जैसी फिल्मों और टीवी शो से लेकर अभी जो हिट सीरीज आई थी मूविंग, कोरिया में तो सुपरस्टार हैं ही, अब इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी पहचान बन रही है। बिल्कुल। हान ह्यूजू का चयन जूरी में ग्लैमर तो लाता ही है, साथ ही कंटेम्प्रेरी कोरियन एंटरटेनमेंट की जो ग्लोबल अपील है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। वो उस पीढ़ी के एक्टर हैं जो लोकल और इंटरनेशनल दोनों ऑडियंस से कनेक्ट करने में कामयाब रही है। उनका नजरिया एक सफल एक्टर के तौर पर स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंस और ऑडियंस के जुड़ाव के लिहाज से काफी अहम होगा। तो ये 7 नाम हो गए, ना होंग जिन, नंदिता दास, टोनी लियोंग काफाई, मार्जिए मेशकिनी, कोगो नाडा, यूलिया एविना बारा और हान ह्यूजू। 7 लोग। दक्षिण कोरिया, भारत, हांगकांग, ईरान, अमेरिका, कोरिया, इंडोनेशिया। डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एक प्रोड्यूसर, पुराने दिग्गज, नए उभरते सितारे। वाकई काफी सोच समझकर ये बैलेंस बनाया गया है। निश्चित रूप से। और ये बात भी ध्यान देने लायक है कि जूरी का साइज 5 से बढ़ाकर 7 किया गया है। हाँ, ये भी एक बदलाव है। फेस्टिवल डायरेक्टर जंग हानसियोक ने कहा भी कि इसका मकसद है कि विचार विमर्श को और व्यापक बनाया जाए, ज्यादा नजरिए शामिल हों। 7 लोगों का मतलब है कि किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए ज्यादा बहस होगी, ज्यादा पर्सपेक्टिव से फिल्मों को देखा जाएगा। सही। ये दिखाता है कि फेस्टिवल इन नए अवार्ड्स को कितनी गंभीरता से ले रहा है। वो सिर्फ एक विनर नहीं चुनना चाहते, बल्कि एक ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जो अलग अलग विचारों के मंथन से निकला हो। और ये सारी मेहनत उन नए बुसान अवार्ड्स के लिए है। हाँ। 5 कैटेगरीज हैं इसमें। हाँ। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, स्पेशल जूरी प्राइज, बेस्ट एक्टर और आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन। ये कैटेगरीज क्या कहती हैं? ये कैटेगरीज भी दिलचस्प है। देखिए,
बेस्ट फिल्म और डायरेक्टर तो स्टैंडर्ड हैं ही। राइट। बेस्ट एक्टर का होना एक्टिंग को सीधा सम्मान देता है। हाँ। लेकिन ये जो स्पेशल जूरी प्राइज है, ये जूरी को थोड़ी छूट देता है। वो किसी ऐसी फिल्म या पहलू को पहचान दिला सकते हैं जो शायद मेन अवार्ड्स में फिट ना हो रहा हो, पर जूरी को लगे कि ये बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग। और आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन अवार्ड ये दिखाता है कि फेस्टिवल सिर्फ कहानी या डायरेक्शन ही नहीं, बल्कि सिनेमैटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, संगीत जैसे जो कलात्मक पहलू हैं उनको भी अलग से पहचान देना चाहता है। मतलब ओवरऑल फिल्म मेकिंग को देख रहे हैं। हाँ, सिनेमा को उसकी पूरी समग्रता में देख रहे हैं। सिनेमा को उसकी पूरी समग्रता में देखिए। एशियाई सिनेमा की जो टेक्निकल और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस है उसको भी सामने लाने का एक मंच बन सकता है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, BIFF अपने 30वें साल में एक नई उड़ान भर रहा है, एक नया मेन कंपटीशन सेक्शन, नए अवार्ड्स, और इन सब के लिए एक बड़ी, विविध और बहुत प्रभावशाली जूरी, जिसकी कमान ना होंग जिन के हाथ में है और जिसमें नंदिता दास जैसी सशक्त भारतीय आवाज भी है। ये सब मिलकर क्या तस्वीर बना रहे हैं? एशियाई सिनेमा के लिए इसकी क्या मायने हैं? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि बिफ सिर्फ अपनी पुरानी साख पर ही नहीं बैठा रहना चाहता, बल्कि वो सक्रिय रूप से आगे बढ़ने की, बदलने की कोशिश कर रहा है। ये जो जूरी है, ये सिर्फ इस साल के विनर्स का फैसला नहीं करेगी, ये बिफ के इस नए चैप्टर की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। जिस तरह के फिल्मों को ये जूरी चुनेगी, जिस तरह के सिनेमाई नजरिए को ये सम्मानित करेगी, वो आने वाले सालों के लिए एक मिसाल बन सकता है। ये जूरी अपनी विविधता और अनुभव के साथ ये पक्का करने की कोशिश करेगी कि बुसान अवार्ड शुरू से ही क्वालिटी, साहस और इंटरनेशनल रेलेवेंस का दूसरा नाम बने। मतलब ये एक महत्वाकांक्षी कदम है। हाँ, ये एशियाई सिनेमा के अंदर उत्कृष्टता के नए स्टैंडर्ड्स बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। वाकई ये सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल की जूरी का ऐलान नहीं लग रहा है, ये तो एशियाई सिनेमा के भविष्य की एक झलक जैसा लग रहा है। अब तो इस जूरी के फैसलों का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। इस जूरी का गठन ही अपने आप में एशियाई सिनेमा की आज की विविधता और उसकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। अब असली सवाल यही है कि ये 7 अलग-अलग नजरिए, ये पारखी आंखें और साहसिक दृष्टिकोण मिलकर किन कहानियों को, किन प्रतिभाओं को चुनते हैं। हाँ, देखने वाली बात होगी। क्या वो स्थापित नामों को ही आगे बढ़ाएंगे या कुछ नई, अनसुनी आवाजों को दुनिया के सामने लाएंगे? इनके फैसले सिर्फ इस साल के विजेताओं को तय नहीं करेंगे, बल्कि शायद ये भी संकेत देंगे कि आने वाले वक्त में ग्लोबल स्टेज पर एशियाई सिनेमा किस तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है।